हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अगली क्लास के अंदर। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? आपको पता है, सब पढ़ गए हो आप कि अपन ने अंडाशय के बारे में पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। और अंडाशय के अंदर अब अगली वाली क्लास के अंदर जो चीजें बच गई थी अपनी, वो अपन अब लेके चलेंगे। तो उसमें अपन आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। कुतिया के अंदर बात करेंगे अपन एक चीज। कुतिया के अंदर क्या होता है, अंडाशय क्या होता है? ये अंडाशय होता है ना कुतिया के अंदर, तो वो एक, ठीक है, कुतिया के अंदर अंडाशय क्या होता है? एक पेरिटोनियल पाउच के अंदर बंद होता है। पेरिटोनियल पाउच क्या होता है? एक अंदर की मेम्ब्रेनस संरचना, जो मेम्ब्रेन क्या होती है अपनी झिल्ली नुमा संरचना के अंदर क्या होता है? बंद होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको ओवेरियन बर्सा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कुतिया में अंडाशय पेरिटोनियल पाउच के अंदर बंद होता है बेटा। ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। पेरिटोनियल पाउच, तुम ऐसे सोच के कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई बड़ी चीज आ गई होगी। नहीं बेटा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल पाउच बोलते हैं। तो क्या होता है कुतिया में अंडाशय? पेरिटोनियल पाउच में बंद होता है, बंद होता है। उसको क्या बोल देते हैं? ओवेरियन बर्सा, जिसे ओवेरियन बर्सा बोल देते अपन, या आप इंग्लिश में भी लिख रहे हो इसको ओवेरियन बर्सा, ठीक है, कहते हैं। अरे तो अगर पूछ लें एग्जाम में कि अंडाशय पेरिटोनल पाउच के अंदर बंद होता है, किसके अंदर? कुतिया के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? ओवेरियन बर्सा। या सिंपल के पूछ लेते हैं बेटा क्या, कि ओवेरियन बर्सा, ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है? तो आप क्या कह दोगे? कुतिया के अंदर क्या होता है? ओवेरियन बर्सा पाया जाता है। तो ठीक है, तो ओवेरियन बर्सा के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब क्या है? अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे अंड जनन। अगला जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, अंड जनन, ठीक है। क्यों? अरे अभी तो आपको बताया था ये अंड जनन होगा कहां पे, अंडाणु का निर्माण कहां होगा। तो आपको बताया था कि अंडाणु का निर्माण तो अंडाशय के अंदर ही होगा। तो जो अंड जनन है, मतलब कि ऊजेनेसिस, ठीक है, अंड जनन या ऊजेनेसिस, ये किसके अंदर होता है? ये बेटा किसके अंदर? अंडाशय के अंदर होता है। तो इसी ऊजेनेसिस, या क्या बोलते हैं कि अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? अंड जनन बोल देते हैं। अरे साथ साथ चलते रहो, साथ साथ बोलते रहो मेरे प्यारे लाडलो। क्या हो गया कि अंडाशय में अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को, अंडे या इसको क्या बोल देते हैं? ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं अपन? अंड जनन, ठीक है, या क्या बोल देते हैं? ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस कहते हैं। तो ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते, बोले गुरुजी ये तो गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने बता ही दिया कि अगर अंडे का निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं अपन? अंड जनन। अब अंड जनन किस प्रकार होता है, कौन सी सेल से अंड जनन प्रारंभ होता है, ठीक है, तो वो अपन अगली स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका तुम पहले, अगर तुम इसका देखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। रहे ये चीजें कुछ है, तुम साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। तुम्हें छोड़ना नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। अब अपन अंड जनन की स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अंड जनन कैसे, क्या स्टार्ट होगा अंड जनन, ठीक है। सबसे पहले कौन संरचना होती है बेटा? ऊगोनिया होती है। ऊगोनिया, कौन सी कोशिका हो गई? ऊगोनिया। अरे अपन ने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो जर्म सेल होती हैं, जर्म सेल क्या होती हैं? अरे जिनसे क्या होगा? अंडाणु या
शुक्राणु, अगर वो जर्म सेल हैं किसी के अंदर अंडाशय के अंदर तो क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। अगर वो जर्म सेल हैं वृषण के अंदर, ठीक है, टेस्टिस के अंदर, तो बेटा क्या होगा, अरे गुरुजी हम तो पता ही है ये बात, तो क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। तो बेटा वो जर्म सेल से अगर किसके अंदर है, वो अंडा उसके इसके अंदर अंडाशय के अंदर है, तो वो कौन सी कोशिकाएं बोल देते हैं उनको, उगोनिया। ठीक है, उगोनिया कोशिकाओं में क्या होगा, इनके अंदर होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, उगोनिया के अंदर समसूत्री विभाजन, सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, उगोनिया के अंदर समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन से क्या बन गया, उससे बन गई प्राथमिक ऊसाइट। उगोनिया के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, उससे क्या बन गया, प्राथमिक ऊसाइट बन जाएगा बेटा, प्राथमिक ऊसाइट। यह प्रक्रिया क्या होती है, जब बेटा बच्चा पेट के अंदर होता है, ठीक है, किसके, मां के पेट के अंदर होता है ना, तभी बच्चा, अगर मान लो कोई मादा बच्चा है, क्या है उसके अंदर, उसके पेट में क्या पल रहा है, भैंस के पेट में मान लो क्या पल रही है, एक बछड़ी पल रही है। बछड़ी क्या मतलब मादा, उसकी जो फीमेल मान लो, जो फीमेल भैंस है, छोटी पाडी बोलते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में कई जगह पे, तो उसके अंदर वो पल रही है, तो उसकी पेट के अंदर ही उसके जो फीटस है उसके अंडाशय में क्या होता है, ये क्रिया चलती रहती है, उसके उगोनिया से क्या बनते रहते हैं, प्राथमिक समसूत्री विभाजन होता रहता है, और क्या बनते रहते हैं, प्राथमिक ऊसाइट बनते रहते हैं। ठीक है, अब इस प्राथमिक ऊसाइट से क्या होगा, ये हो गया प्राथमिक ऊसाइट हो गया ये। ठीक है, अब इस प्राथमिक ऊसाइट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की दो अवस्थाएं होती हैं, दो भागों में होता है, समसूत्री तो एक में हो गया, ठीक है, और क्या बन गया, प्राथमिक ऊसाइट बन गया। लेकिन अर्धसूत्री आपको उन्हें पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो पहला कौन सा होगा, पहला विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट, यहीं लिख देता हूं मैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ठीक है, पहला किसके अंदर हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, प्राथमिक ऊसाइट के अंदर। ठीक है, अब प्राथमिक ऊसाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है, लेकिन बेटा इसकी चार अवस्थाएं होती है अर्धसूत्री विभाजन की, आपने सुना होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अरे गुरुजी हमने तो नहीं सुनी, तो अब सुन ली बेटा, क्या हो गया, कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि कौन सा है ये, फर्स्ट है ना, सेकंड होगा तो प्रोफेज सेकंड होगी, अगर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो प्रोफेज सेकंड बोल देंगे। ये क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है, तो इसके अंदर चार अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और चौथी कौन सी होगी, टीलोफेज फर्स्ट। तो बेटा ये क्या होता है, विभाजन शुरू तो जाता है प्राथमिक ऊसाइट से, ठीक है, इस कोशिका से विभाजन शुरू तो हो जाएगा, लेकिन प्रोफेज अवस्था जो फर्स्ट अवस्था होती है उसमें क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आके वो रुक जाता है। ठीक है, और जब फिर क्या होता है, ये क्रिया किसके अंदर चल रही है, ये तो जब वो फीटस किसके अंदर, मां के पेट के अंदर है, तब ही क्रिया चलती रहती है उसके अंडाशय में। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, ये प्रोफेज फर्स्ट में आगे क्या हो जाता है, रुक जाती है ये क्रिया, उसके आगे बाद में विभाजन नहीं होता। ठीक है, और जब वो प्यूबर्टी आती है, यौनारंभ आता है, प्यूबर्टी जैसे मान लो कि भैंस के अंदर कितनी होती है, 18 से 24 महीने के अंदर क्या होती है, उसकी प्यूबर्टी आती है, उसकी पहली हीट आती है। ठीक है, तो पहली हीट आना शुरू होती है, उसके बाद जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में अटक रहा था ये सिस्टम, उसके बाद जो विभाजन प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर अटक रहा था, उसके बाद प्रारंभ होता है दोबारा से। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राथमिक ऊसाइट के लिए अपन क्या कह देंगे, यह प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में अरेस्ट हो जाती है। यहां पे अपन क्या लिख देंगे, यह प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुक जाती है या अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, अरेस्ट हो जाती है, फिर दोबारा कब पूरी चालू होगी ये, दोबारा प्रोफेज फर्स्ट यहां पे आके रुक गई ये क्रिया, लेकिन ये दोबारा कब प्रारंभ होगी, अरे जब प्यूबर्टी आ जाएगी, उसके यौनारंभ आ जाएगा तो वो रुक जाती है, एवं प्यूबर्टी आने के पश्चात, प्यूबर्टी आने के पश्चात वापस
शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एग्जाम में यही चीज पूछ सकते हैं कि प्राथमिक ऊसाइट किस अवस्था के अंदर आके रुक जाता है, या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट किस अवस्था के अंदर आके रुक जाता है। तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर क्या होगा, ये विभाजन चलता रहता है अंदर। कहां तक, प्राथमिक ऊसाइट तक तो चलता रहता है, लेकिन प्राथमिक ऊसाइट के बाद आगे नहीं बढ़ता। कहां आगे कहां अटक जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में आके अटक जाता है। फिर जैसे उसको प्यूबर्टी आई, उसको पहली हीट आई, और इसके आगे का विभाजन फिर शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अटक रहा था वो शुरू हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, द्वितीयक ऊसाइट बन जाएगा बेटा। वो क्या था, प्राथमिक ऊसाइट, ये क्या हो गया अब द्वितीयक ऊसाइट। ठीक है, क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा हो जाता है, फिर प्यूबर्टी आ जाती है ना, तो प्यूबर्टी के बाद दोबारा ये जो विभाजन का क्रिया थी वो क्या हो जाती है, दोबारा शुरू हो जाती है, और दोबारा शुरू होकर क्या बना लेती है, द्वितीयक ऊसाइट, और एक क्या बना लेती है, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी या पोलर काय बोल देते हैं इसको हिंदी में, बॉडी को पोलर काय। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गई, ये था प्राथमिक ऊसाइट। इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद में एक तो बन गई द्वितीयक ऊसाइट, और दूसरी क्या बन गई, ये बन गई पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गई, द्वितीयक ऊसाइट, द्वितीयक ऊसाइट, और ये क्या हो गई, पोलर बॉडी। तो एग्जाम में तो सिंपल ऐसे पूछ सकते हैं कि पहली पोलर बॉडी या पहली पोलर काय किसके साथ बनती है, द्वितीयक ऊसाइट के साथ बनती है, या किससे बनती है, तो प्राथमिक ऊसाइट के विभाजन से, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होने के बाद बनती है। ठीक है, अब क्या होगा, द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में क्या होगा, ये तो पोलर बॉडी तो क्या होगी, अलग हो जाएगी, और क्या बन गया, द्वितीयक ऊसाइट। तो अब ये क्या होगा बेटा, क्या हो गया, ठीक है, द्वितीयक ऊसाइट हो गया। अब इस द्वितीयक ऊसाइट अवस्था के अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। ठीक है, अभी आपको पीछे बताया था कि अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी, तो किस अवस्था में होती है, सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग की क्रिया, कुछ अपवादों को छोड़ के। ठीक है, तो द्वितीयक ऊसाइट अवस्था के अंदर क्या होती है, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। फिर क्या होगा, अंडोत्सर्ग हो, कैसे हो तो जाएगा, अंडोत्सर्ग हो गया, क्या हो गया, ये कहां आ गया, द्वितीयक ऊसाइट कहां आएगा, डिंब वाहिनी और अंडवाहिनी में आ जाएगा। वहां से क्या हुआ, अपन ने एआई कर दी, तो वहां से क्या हुआ, स्पर्म आ गया, और स्पर्म आके जैसे इसके अंदर घुसेगा, और ये विभाजन कौन सा, अगला विभाजन हो जाएगा। अगला कौन सा, ये तो कौन सा था, अर्धसूत्री फर्स्ट। अब अगला कौन सा होगा, अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है, और अर्धसूत्री सेकंड के होते क्या हो जाएगा, अगला अंडा बन जाएगा, या उसको, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये अर्धसूत्री सेकंड के बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, उसके बाद क्या बन जाएगा, ये ऊसाइट, या उसको अपन क्या बोल देते हैं, ओवम बोल देते हैं बेटा। तो ट्रू ओवम क्या होगा, उसके बाद द्वितीयक ऊसाइट के बाद ओवम बन जाएगा। तो एक तो क्या बन गया, ये अंदर क्या हुआ, उसके अंदर आ रहा था शुक्राणु, शुक्राणु अंदर आ गया, तो एक तो क्या बन गया, ये बन गया अंडा, और जो द्वितीयक पोलर बॉडी बन गई एक, तो ये तो क्या हो गया, द्वितीयक ओवम के साथ क्या बन जाता है, द्वितीयक पोलर काय, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी। अरे तुम सेकेंडरी भी लिखना चाहो तो लिख लो गुरुजी, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए कि तुम्हें समझ में नहीं आए, और तुम्हारे समझाने के लिए हम हर एक चीज आपको अच्छे से समझाएंगे, तो चिंता करो ही मत। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर ये ओम बन गया, और जब यहां क्या शुक्राणु आया था, शुक्राणु ने इसको जैसे टच किया था, तो ये द्वितीयक ऊसाइट से क्या हो गया था,
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की क्रिया क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी, और सेकंड की प्रारंभ होके फिर क्या हुआ, द्वितीयक पोलर बॉडी निकल गई और क्या बन गया, ओम बन गया, और ये अंडा, ये शुक्राणु क्या कर गया, इसको पार कर गया अंदर, और इसमें आपस में क्या हुआ, दोनों के जो न्यूक्लियस थे, केंद्रक थे, वो मिल गए और उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट, युग्मनज बना लिया। और फिर युग्मनज क्या करेगा आगे, अरे पूरे भ्रूण का निर्माण कर लेगा, पूरे फीटस का निर्माशय कर लेगा। अगर गर्भाशय में जाके वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, क्या उसको वो भ्रूण प्रत्यारोपण बोल देते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण हो जाएगा, और फिर क्या होगा, उससे पूरे भ्रूण का, पूरे फीटस का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, अंडजनन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें पहले तो आपको बता दिया था मैंने कि प्राथमिक, अगर इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, वो तो क्या, एक तो क्या था कि प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में क्या होता है, प्राथमिक ऊसाइड रुक जाती है, द्वितीय ऊसाइड कहाँ रुकती है, ठीक है, द्वितीय ऊसाइड कहाँ रुकेगी, मैंने बताया था कि अंडोत्सर्ग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो अंडोत्सर्ग हो तो जाएगा, तो जब तक कहाँ रुकी हुई रहेगी ये, ठीक है, अंडोत्सर्ग होने तक कहाँ रुकी रहेगी, मेटाफेज अवस्था में अरेस्ट रहती है, ठीक है, जो निषेचन के पश्चात शुरू होती है। मैंने कहा था ना, ये शुक्राणु आया, अंडे के साथ मिला, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, द्वितीय ऊसाइड किस अवस्था में रुकी होती है, यह मेटाफेज अवस्था में अरेस्ट रहती है, में अरेस्ट रहती है, जो निषेचन के पश्चात शुरू होती है, ठीक है, निषेचन के पश्चात शुरू होगी, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा निषेचन के पश्चात, उसमें जैसे निषेचन हुआ, ठीक है, ये शुक्राणु अंडे से मिला, और जैसे अंडे से मिला तो क्या हो गई, आगे की क्रिया प्रारंभ हो गई। तब तक कहाँ अरेस्ट थी, ये मेटाफेज अवस्था के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, पहला तो क्या हो गया कि प्राथमिक ऊसाइट अर्धसूत्री विभाजन प्यूबर्टी तक किस अवस्था में अरेस्ट रहती है, तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में, ठीक है। और द्वितीय ऊसाइट निषेचन तक किस अवस्था में अरेस्ट रहती है, किसके, कौन कौन सी बताई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कौन सी ये मेटाफेज अवस्था होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये अरेस्ट रहती है। तो ये क्या हो गया, ऊजेनेसिस, इसको क्या बोल देते हैं अपन, अंड जनन, अंड जनन की प्रक्रिया बोल दिया अपन ने इसको। अब अभी आपको बताया था मैंने कि सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है, द्वितीय ऊसाइट अवस्था में होता है, लेकिन घोड़ी और कुतिया में क्या होता है, प्राथमिक अवस्था में हो जाता है, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग, अगली बात आप लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग की क्रिया, ये एग्जाम में पूछ लेंगे बेटा आपसे कि सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग की क्रिया किस अवस्था में होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में होती है, द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में होती है। लेकिन आपको बताया था अपवाद तो हर चीज का होता है, सभी जानवरों में द्वितीयक होगी, लेकिन ये तो घोड़ी और कुतिया तो अलग ही चलेंगी कि घोड़ी और कुतिया में कब हो जाएगी, लेकिन घोड़ी और कुतिया में प्राथमिक ऊसाइट अवस्था में होती है। घोड़ी एवं कुतिया में प्राथमिक ऊसाइट अवस्था में होता है। ठीक है, घोड़ी और कुतिया में किस अवस्था में होगा, प्राथमिक ऊसाइट में। तो ये देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं कि किस अवस्था में हुई, द्वितीयक ऊसाइट में, इसमें सभी जानवरों में, लेकिन घोड़ी के अंदर और कुतिया के अंदर किस में होती है, अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है। तो पूछ लेंगे घोड़ी और कुतिया में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है, या क्या पूछ लेंगे कि प्राथमिक ऊसाइट अवस्था में अंडोत्सर्ग किन जानवरों में होता है। तो आप क्या कर दोगे, घोड़ी में और कुतिया में। अरे ये तो गुरुजी ने पढ़ाया था हमें, ये तो हमें पता है कि घोड़ी और कुतिया में अंडोत्सर्ग प्राथमिक ऊसाइट अवस्था के अंदर होता है। तो ये बेटा बहुत ही काम की चीज हो गई, ठीक है, इसको तुम याद रखना। इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको साथ साथ
बताते चल रहा हूं, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखना है ना। अब अपना कौन सा पढ़ेंगे अपन अगला, अंडोत्सर्ग के आधार पर जो जानवर थे, ये तो आपने इसको इंपॉर्टेंट लिख लिया होगा रे, ठीक है। अब अपना क्या पढ़ेंगे कि अंडोत्सर्ग के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। वो किस प्रकार करेंगे वो अभी आपको हम बताते हैं भाई। अंडोत्सर्ग के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण, जानवरों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें दो टाइप के होते हैं बेटा। अंडोत्सर्ग के आधार पर जानवर कितने टाइप के होते हैं? दो। एक तो होते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर और दूसरा कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, ठीक है। अभी आपको बताते हैं कि इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर तो क्या होता है और स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर क्या होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, ठीक है। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर का बेटा दूसरा नाम क्या बोल देते हैं अपन इसको? दूसरा रिफ्लेक्सिव ओव्यूलेटर भी बोलते हैं। अब गुरुजी कहोगे कि रिफ्लेक्सिव क्या है, इंड्यूस्ड क्या है? अभी आपको बताएंगे बेटा कि रिफ्लेक्सिव तो क्यों बोल रहे हैं इसको, रिफ्लेक्सिव ओव्यूलेटर, ठीक है। तो इसको इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर क्यों बोल रहे हैं और रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है बेटा, जो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर जानवर होते हैं उनमें क्या कि अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता होती है। अब गुरुजी अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता से क्या मतलब है बेटा? जो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर हैं उनमें अंडोत्सर्ग समागम होने के बाद ही होगा। अगर समागम नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया भी नहीं होगी। अब गुरुजी ऐसा क्या हो गया समागम में कि समागम होने के बाद ही क्या होगा? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर के अंदर अंडोत्सर्ग होगा। तो ये तो मेरे को बताना फर्ज बनता है, आपको समझ में आनी चाहिए चीज, और जब तक समझ में नहीं आई तब तक तो क्या ही मजा। बेटा जो क्या होता है, जो ये वल्वा वाला हिस्सा होता है पीछे का, ठीक है। कौन कौन होते हैं बेटा इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर? जो अपना रेबिट है, बिल्ली है और कैमल है, ऊंट है। ऊंट, बिल्ली और जो खरगोश है, इनके अंदर क्या होता है? ये इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर है। इनमें क्या होगा? समागम की क्रिया होने के बाद ही क्या होगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। तो इनकी जो वल्वा है, जो पीछे का हिस्सा होता है वल्वा, ठीक है, जब क्या होता है इस पे क्या होते हैं? रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर। तो बेटा इनमें समागम की क्रिया होती है। तो समागम की क्रिया के दौरान क्या होगा? जब वो बार बार क्या होगा, ये मान लो है और बार बार में उनमें क्या हो रहा है? आपस में टच हो रहे हैं वो। तो ये टच होते हैं, यहाँ रिसेप्टर हो रहे हैं, और जैसे जैसे टच होंगे वो बार बार में, तो यहाँ जो रिसेप्टर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और एक्टिव होने से क्या होगा? एक्टिव होने से क्या हो जाएगा? फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर ये रिसेप्टर जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे उपस्थित है रिसेप्टर, अगर समागम की क्रिया नहीं होगी, ठीक है, उनके बार बार में ऐसे कोई टच नहीं होगा, तो क्या होगा? अंडोत्सर्ग का क्रिया होगी ही नहीं, ठीक है। तो समागम की क्रिया होगी तभी तो ये रिसेप्टर एक्टिव हुए, और तभी क्या हुआ? अंडा बाहर निकला। तो बेटा समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गई इसकी कहानी, क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे अपन? ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग के लिए समागम के आवश्यकता होती है। इन जानवरों में अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता होती है। समागम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और समागम की आवश्यकता क्यों है? अरे ये तो मैंने आपको समझा दिया। अरे गुरुजी अब तो कभी हम इसको भूलेंगे ही नहीं। तो ठीक है गुरुजी, इसका उदाहरण भी बता दो कि ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनके अंदर इनके उदाहरण, जिनको अपन क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर बोलते हैं या रिफ्लेक्सिव ओव्यूलेटर बोल देते हैं। तो उदाहरण क्या है? आरसीसी। अरे आरसीसी तो छत पे सबके डालते होंगे ना। अरे तो वही है रैबिट, यानी कि खरगोश, ठीक है। दूसरा क्या? सी से क्या हो गया? कैट। अगला क्या होगी? कैट यानी बिल्ली। और तीसरा क्या हो गया? कैमल यानी कि ऊंट, ठीक है। तो कौन से अगर एग्जाम में पूछ लें आपसे, सीधे सीधे आपसे ऐसे पूछेंगे ऐसा जानवर जिनके लिए
जिनके अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता होती है, या पूछ लेंगे इनके उदाहरण कि इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कौन कौन से जानवर होते हैं, तो आप बता देना कि रैबिट, कैट और कैमल, ये क्या है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर है। अब अगला कौन सा आ गया, दूसरा नंबर का है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, ठीक है। अब अगर इंड्यूस्ड में क्या था, समागम की आवश्यकता थी, क्यों, क्योंकि उनके वल्बाव पे जो रिसेप्टर थे वो अगर टच नहीं हुए तो क्या होगा, वो आगे की क्रिया उसमें रिस्पॉन्स नहीं जाएगा और अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी ही नहीं। इसके लिए क्या है, इनमें स्पॉन्टेनियस है ना, इनके अंदर क्या हुआ, समागम की आवश्यकता नहीं होती। इनमें तो अंडोत्सर्ग अपने आप ही हो जाता है, चाहे समागम हो और चाहे समागम नहीं हो। तो ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके ऐसा कोई रिसेप्टर का सिस्टम नहीं होता वल्वा पे, कैसे कोई रिसेप्टर पाए जाते हो जिससे वो रिसेप्टर क्या हुआ, समागम यानी सेक्स करने के बाद ही क्या हो, एक्टिव हो। तो ऐसा कोई रिसेप्टर नहीं पाया जाता इनके पे। तो इनके तो क्या है, इनके तो अंडोत्सर्ग होगा, चाहे वो समागम हो और चाहे समागम नहीं हो, ठीक है। तो इनके उदाहरण क्या क्या हो गए, गुरुजी का बता भी दो कैसे कौन कौन से जानवर हैं। अगर एग्जाम में पूछ लें कि निम्न में से कौन से जानवर स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर हैं, तो आप क्या क्या बता दोगे बेटा, जो सुअरी है या घोड़ी या कुतिया या फिर रूमंथी जानवर। तो सुअरी, घोड़ी, कुतिया और रूमंथी जानवर। अरे रूमंथी जानवर कौन कौन से हो गए, अरे गाय, भैंस और भेड़, बकरी। ये गुरुजी हमें पता है, रूमंथी जानवर गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को बोलते हैं। तो बेटा सुअरी, घोड़ी, कुतिया और रूमंथी जानवर ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर हैं। ये स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, तो ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर कौन से हैं। तो इसमें से क्वेश्चन गलत मत कर देना भाई, इतनी प्यारा तरीके से, इतनी मेहनत से आपको हमने पढ़ाया है और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर। तो ये क्या हो गया अपना अंडाशय पूरा हो गया, ठीक है। अंडाशय के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगली चीज क्या है, अगला आपको कौन सा ऑर्गन बताया था मैंने, अगला अंग बताया था मैंने आपको, डिंब वाहिनी, ओविडक्ट, ठीक है। तो डिंब वाहिनी क्या है, ये ओविडक्ट क्या है, ये क्या हुआ था, कहां गया भाई, ओवेरियरी, ठीक है। तो ये क्या है, ओवेरी है। ओवेरी से क्या है, इसके 3 हिस्से होते हैं, किसके, डिंब वाहिनी के। कौन कौन सा, पहला तो हो गया इनफंडिबुलम, दूसरा क्या हो गया एम्पुला, और तीसरा क्या हो गया इस्थमस, ठीक है। देखो यहां से शुरू हुआ और यहां तक क्या हुआ इनफंडिबुलम, फिर यहां से शुरू होकर यहां तक क्या हो गया एम्पुला, और फिर यहां से शुरू होकर यहां तक कौन सा हो गया इस्थमस। तो बेटा अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया इनफंडिबुलम, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया एम्पुला, ठीक है। तीसरा कौन सा बोलते हैं उसको इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। अब देखो कि जो इनफंडिबुलम है वो किसका आकार है, देखो अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं, ये देखो, ये देखो, ये क्या पाई जा रही हैं, अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं। तो इनफंडिबुलम के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक सिरे पे, ऊपरी सिरे पे क्या होती हैं अंगुलिनुमा आकृतियां पाई जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फिम्बरी। ये जो अंगुलिनुमा संरचनाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। अरे डायग्राम से भी तो समझ में आ गया होगा, ऐसे तो कहीं पता नहीं क्या बता रहे हैं गुरुजी क्या नहीं बता रहे, लेकिन ये देखो अंगुलिनुमा संरचनाएं दिख रही हैं, इनको क्या बोल देते हैं, इनको फिम्बरी बोल देते हैं। और दूसरा क्या, जो इनफंडिबुलम होती है, ये इनफंडिबुलम है, ये कैसे होती है, कीप के आकार की, देखिए कीप के आकार की होती है। अरे पेट्रोल डीजल डालने के लिए ट्रैक्टर में
कीप तो आपने देखी होगी, वो कीप के आकार की होती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल में अपन कीप क्यों लेते हैं? ताकि पेट्रोल कहीं भी गिरे, है थोड़ी ज़्यादा दूर में भी गिर जाएगा तो क्या ऊपर का हिस्सा उसका चौड़ा होता है, तो पेट्रोल गिरे वो सारा अंदर ही गिरेगा, नीचे से फिर हो जाती है सकड़ी। अरे तो अंडोत्सर्ग मैंने क्या कहा था, सभी जानवरों में पूरी सतह से होता है, तो पूरी सतह से कहीं से भी सतह से अंडोत्सर्ग हुआ तो उसकी कीप नाम आकृति होगी, तो क्या होगा, कहीं से भी अंडोत्सर्ग होगा उसका अंडा कहाँ गिरेगा, किसके अंदर गिरेगा, इनफंडिबुलम के अंदर गिरेगा। तो कैसी होती है बेटा ये कीप नुमा आकृति होती है इसकी, किसकी, इनफंडिबुलम की। ठीक है, कैसी आकृति होगी, कीप नुमा आकृति होगी। एक अगली अपन क्या लिखते हैं कि इनफंडिबुलम के ऊपरी सिरा पर अंगुलीनुमा आकृतियां पाई जाती हैं। इनफंडिबुलम के ऊपरी सिरे पर अंगुली नुमा आकृति पाई जाती है, नुमा आकृति पाई जाती है, जिसे, अरे देख लो, अरे आपको पता चल गया होगा अंगुली नुमा आकृति जिसे क्या कहते हैं, अरे साथ साथ बता दे चलो लाड लो, उसको फिम्बरी बोलते हैं बेटा, फिम्बरी कहते हैं। अरे साथ साथ चलोगे, साथ साथ समझते चलोगे, साथ साथ याद करते चलोगे तो सारी चीजें आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ जाएंगी, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ रहे हैं कि अंगुलीनुमा संरचनाएं इनफंडिबुलम पे जो पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बेटा फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उनको, फिम्बरी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनफंडिबुलम किस आकार की होती है, कीप नुमा। ठीक है, अभी बेटा जो निषेचनी क्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो इसी अंडवाहिनी के अंदर होती है। अब निषेचन क्या हो गया गुरुजी, हमें तो यही नहीं पता। अरे बेटा कोई बात नहीं, अंडा और शुक्राणु ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसको ही क्या बोल देते हैं, उसको ही निषेचन बोल देते हैं। ठीक है, तो निषेचन इसकी ले लो, तुम लिख लिया होगा इसको तुमने, तो अगला क्या ले लेते हैं अपन, निषेचन। निषेचनी क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि निषेचन होता क्या है। ठीक है, तो मादा युग्मक कौन सा है, अरे आपको पता है ओवम को क्या बोल देते हैं, मादा युग्मक। ओवम क्या है, अंडा। ठीक है, एवं नर युग्मक का समेकन क्या बोलते हैं, फ्यूज होना। अरे फ्यूज होना मतलब कि आपस में जुड़ना। जब अंडा और नर युग्मक कौन सा हो गया वो भी बता देता हूं आपको, किसको बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, शुक्राणु को बोल देते हैं नर युग्मक। तो इनमें कैसे भी पूछ लें तो आपको पता चल गया। चाहे ऐसे आ जाए एग्जाम में कि मादा युग्मक और नर युग्मक के समेकन को क्या कहते हैं, तो भी क्या कह दोगे आप, निषेचन बोलते हैं। या अंडाणु और शुक्राणु के आपस में फ्यूज होना, समेकन होना और आपस में मिलना। अरे जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिलेंगे तभी तो जीव का निर्माण होगा, तभी तो उस प्यारे से बच्चे का निर्माण होगा, तभी तो क्या होगा, वो धरती पे आएगा। तो ये निषेचन क्रिया कहाँ होती है, ये बेटा कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। अब जो जानवर हैं जितने भी, उनके अंदर निषेचन क्रिया कहाँ होती है, उनके अंदर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे होती है। तो क्या हो गया, सभी जानवरों में निषेचन। अरे सभी जानवरों में निषेचन। अब अंडवाहिनी तो बहुत बड़ी है, तो ऐसे थोड़ी ना कहीं भी हो जाएगा, ऐसे कहीं नहीं होता बेटा। एक निश्चित जगह होती है, कौन सी, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो इस्थमस तो कौन सा हो गया, ये एम्पुला कौन सा, ये इनका जंक्शन कौन सा है, ये, क्योंकि इससे इधर तो क्या है एम्पुला, इससे इधर क्या है इस्थमस, तो दोनों का जंक्शन, जंक्शन मतलब कि मिलान, तो दोनों का मिलान कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो ये निषेचनी क्रिया कहाँ होगी, यहाँ पे होगी बेटा, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। तो अगर एग्जाम में पूछ लें कि सभी जानवरों में निषेचनी क्रिया कहाँ होती है, अरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप क्या बोल दोगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे।
ठीक है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, लेकिन बेटा क्या है, पक्षियों में अलग जगह होती है। सभी जानवरों में तो पता चल गया, जानवरों में तो कहां होती है आप कर दोगे, लेकिन बेटा पक्षियों में कहां होती है, इनफंडिबुलम के अंदर होती है। इनफंडिबुलम भाग होता है ना, ये भाग इनफंडिबुलम भाग जो पहला भाग है, पक्षियों में निषेचनी क्रिया कहां होती है, इस इनफंडिबुलम भाग के अंदर होती है। तो अगर पूछ ले एग्जाम में तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, दोनों में अगर पक्षियों में पूछ ले तुम कर कहां आओ, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में कराओ, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा। तो पक्षियों में निषेचन कहां होगा, इनफंडिबुलम भाग में, इनफंडिबुलम भाग में। ठीक है, तो पक्षियों में निषेचन क्रिया कहां हो गई, इनफंडिबुलम भाग में। तो इसको तुम गलत तो नहीं कर दोगे, ठीक है, पक्षियों में इनफंडिबुलम के अंदर कर दोगे। अब अगला क्या है, अगला गर्भाशय। ठीक है, तो बेटा गर्भाशय आपको बता दिया था, ये क्या है, गर्भाशय की दो संरचनाएं होती हैं, एक तो क्या होती है गर्भाशय की बॉडी, और दूसरा क्या होते हैं हॉर्न। गर्भाशय क्या होती हैं, दो संरचना होती हैं। तो बेटा अपन इनको आकृति के आधार पर क्या करते हैं, आकृति के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं अपन इनका अलग अलग भागों में, कि कौन से जानवर में किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। ये अपन किस तरीके से डिसाइड करेंगे, या तो आकृति के आधार पर करेंगे या उसकी हॉर्न और बॉडी के आधार पर। पहला तो किस पे करेंगे, आकृतियां के आधार पर, दूसरा किस पे आधार पर, हॉर्न एवं बॉडी के आधार पर। ठीक है, आकृति के आधार पर किस टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बेटा बाईपार्टाइट। ठीक है, आपको अभी मैं ये डायग्राम आपके लिए समझाने के लिए मैंने हर जगह डायग्राम लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहले तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, बाईपार्टाइट, फिर आपको ये डायग्राम उसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला कौन सा है, बाईपार्टाइट। ठीक है, बाईपार्टाइट गर्भाशय। ठीक है, ये तो क्या हो गया बाईपार्टाइट। दूसरा क्या होता है बाईकोर्नुएट। दूसरा टाइप का कौन सा है गर्भाशय, बाईकोर्नुएट। ठीक है, बाईकोर्नुएट गर्भाशय। और तीसरा क्या हो गया डुप्लेक्स। तीसरा किस प्रकार का गर्भाशय, डुप्लेक्स गर्भाशय। अब बाईपार्टाइट गर्भाशय कैसा होता है, दिखने में किस टाइप का होता है। तो बेटा बाईपार्टाइट की जो बॉडी का भाग होता है वो क्या होगा, किसकी, हॉर्न की तुलना में क्या होगा, हॉर्न क्या होंगे, छोटे होंगे, और बॉडी क्या होगी, बड़ी होगी। किसके अंदर, बाईपार्टाइट के अंदर। ठीक है, तो हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना। बाईपार्टाइट क्या हो गया, हॉर्न की तुलना में, हॉर्न की तुलना में बॉडी का आकार बड़ा होना, आकार बड़ा होना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बाईपार्टाइट। जैसे अभी बताता हूं। ठीक है, बाईपार्टाइट कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, बाईपार्टाइट। अरे लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, बाईपार्टाइट। ठीक है, तो ये कौन सा है, बाईपार्टाइट। क्या है, अब देखो इसमें बॉडी तो कितनी बड़ी है, बॉडी देखो यहां से, ये हॉर्न तो देखो इतने से ही है, यहीं से है, थोड़े से हॉर्न है ये। ठीक है, लेकिन ये बॉडी ये देखो इतनी बड़ी है बॉडी। ठीक है, लेकिन बाईकोर्नुएट में क्या है, बाईकोर्नुएट में देखो बॉडी तो छोटी सी है, बॉडी तो इतनी सी है। ठीक है, लेकिन हॉर्न देखो ये यहां तक, ये पूरे क्या है, ये पूरे हॉर्न है, ये पूरे क्या है, हॉर्न है। तो देखो बाईपार्टाइट में अपन ने क्या बोला था कि बॉडी हॉर्न की तुलना में बड़ी होती है, और बाईकोर्नुएट इसमें उल्टा हो जाएगा, बाईकोर्नुएट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हॉर्न का आकार बड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना।
बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, बाई कॉर्नुएट बोल देते हैं। अरे आपको बता दिया ना, बाई कॉर्नुएट में क्या है, बाई कॉर्नुएट में तो हॉर्न बड़े हैं, ठीक है, बॉडी छोटी है, जबकि बाई पार्टाइड में क्या है, बॉडी बड़ी है, हॉर्न छोटे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। तीसरा क्या है, डुप्लेक्स। ये देखो इसमें क्या है, ये देखो बीच में क्या है, पार्टीशन डिवाइड हो रखा है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब क्या, नाम से पता चला, डुप्लेक्स मतलब दो। तो मतलब क्या है इसके अंदर, अरे कैसे क्या आ गया ये, हाँ ठीक है। देखो डुप्लेक्स, देखो दो ही तो क्या है इसके अंदर, दो ही तो क्या है, हॉर्न है, ठीक है, दो ही क्या है, बॉडी है, क्योंकि देखो बॉडी डिवाइड होगी ना दो भागों में, ये देखो बीच में एक लाइन खींच रही है, तो बॉडी भी क्या है इसकी, दो है। और सर्विक्स देखो, ये सर्विक्स भी दो भागों में डिवाइड हो रखी है। तो डुप्लेक्स के अंदर क्या है, ये क्या है, डुप्लेक्स। तो नाम से पता चल रहा है डुप्लेक्स, तो इसके अंदर बेटा दो ही तो क्या है, हॉर्न है, दो ही क्या है, ये बॉडी है, और दो ही क्या है, सर्विक्स है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे डुप्लेक्स में, कि इसमें दो बॉडी, दो हॉर्न और दो सर्विक्स होती हैं डुप्लेक्स में। इसमें दो बॉडी, दो हॉर्न एवं दो सर्विक्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, अलग अलग बता दिए। अब गुरुजी की बाई पार्टाइड गर्भाशय, जिसमें बॉडी का आकार गर्भ किसकी तुलना में, हॉर्न की तुलना में बड़ा होता है। तो कौन से जानवर के अंदर बाई पार्टाइड पाया जाता है, कौन से जानवर के अंदर बॉडी क्या होती है, बड़ी होती है, हॉर्न छोटे होते हैं। तो उदाहरण क्या बेटा इसका, घोड़ी। घोड़ी के अंदर क्या होता है, बॉडी बड़ी होती है, हॉर्न छोटे होते हैं, ठीक है। और बाई कॉर्नुएट, तो बेटा जो अपनी सुअरी है, गाय है, ऊंटनी है, ये सारे क्या हैं, सुअरी, गाय, ऊंटनी, इनके अंदर बाई कॉर्नुएट पाया जाता है। चाहे भैंस मान लो, ठीक है, भेड़ बकरी, ये सबके बाई कॉर्नुएट पाया जाता है। भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के अंदर किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है, बाई कॉर्नुएट। मतलब क्या है, उसके हॉर्न क्या होते हैं, बॉडी की तुलना में बड़े होते हैं। और डुप्लेक्स, डुप्लेक्स किसके अंदर पाया जाएगा, इसका उदाहरण क्या है गुरुजी, अरे बेटा खरगोश है, ये सब चीज दो लेके घूमता है। इसके पास तो क्या है, गर्भाशय भाई साहब दो हैं, इसके पास तो सर्विक्स भाई साहब कितनी है बेटा, दो हैं, और इसके तो हॉर्न भी दो हैं। तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि डुप्लेक्स गर्भाशय किसमें पाया जाता है, तो क्या बोल दोगे आप, खरगोश में पाया जाता है। और इसके उदाहरण, ठीक है, किसके, बाई कॉर्नुएट के, तो आप क्या बोल दोगे, सुअरी, गाय, ऊंटनी, भेड़ और बकरी। ये बेटा गर्भाशय के टाइप पक्का एग्जाम में पूछ लेते हैं, और आपकी एक दो बार आए हुए भी हैं क्वेश्चन ये, कि बाई कॉर्नुएट किसके अंदर पाया जाता है, या पूछ लेंगे कि बाई पार्टाइड किसके अंदर पाया जाता है, तो सिर्फ घोड़ी के अंदर। घोड़ी के अंदर क्या बेटा, जो इसकी आकृति होती है, किसकी, गर्भाशय की, कैसी होती है, टी शेप्ड, टी नुमा आकृति होती है इसकी। तो टी शेप्ड आकृति इसके गर्भाशय की, घोड़ी का जो गर्भाशय होता है ना बेटा, टी शेप्ड होता है, कि उसके हॉर्न तो ऐसे फैले होते हैं और उसकी बॉडी होती है ऐसे। तो क्या बन गया, ऐसे क्या हो गया, टी शेप बन जाता है ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, हॉर्न, ये दूसरा हॉर्न, और नीचे क्या हो गई, बॉडी। तो इसकी आकृति कैसी होगी, टी शेप्ड आकृति होती है, ठीक है। और किसके अंदर, बाई कॉर्नुएट के अंदर, किसकी, अपनी ऊंटनी के अंदर तो होती है बेटा वाई और टी के मध्य। और अपनी जो सुअरी है और गाय है, वो आगे आपको अगली में बता देता हूं मैं, चाहे ये तो आपने लिख लिया। अब वाई आकृति नुमा किसके अंदर होता है, कि सुअरी, गाय के अंदर क्या होता है, वाई आकृति नुमा गर्भाशय होता है। इनका गर्भाशय कैसा होगा, वाई के जैसा होगा, ठीक है। ऐसे तो होंगे हॉर्न दो, और नीचे क्या होगा, डंडा, वाई का डंडा ऐसे होता है ना, ठीक है। तो ये तो दोनों हो गए हॉर्न, और ये क्या हो गया, उसकी बॉडी हो गई। तो किस आकार का हो गया, वाई के आकार का हो गया, ठीक है। लेकिन ऊंटनी के अंदर क्या होता है,
ऊंटनी के अंदर कैसा होता है, टी और वाई के मध्य के आकार का, ना ही तो वो टी होगा और ना ही वो वाई होगा, किसके आकार का, दोनों के मध्य की आकृति नुमा। तो टी एवं वाई के मध्य की आकृति नुमा, ठीक है, ना तो टी होगा वो और ना ही वाई होगा, लेकिन इसके अंदर कैसा होता है, घोड़ी के अंदर टी जैसा होता है। और अगर पूछ लें आपके अंदर कि सुअरी के अंदर किस आकार का गर्भाशय होता है, तो आप क्या बोल दोगे, वाई के आकार का। अरे गलत तो नहीं कर दोगे, गलत कर ही नहीं सकते, हमारे स्टूडेंट गलत करने की गुंजाइश रहती नहीं, ठीक है। एक क्या है अगला, कुतिया के अंदर, कुतिया के अंदर किस आकार का होता है बेटा, वी शेप का। कुतिया के अंदर पूछ लेना तो आप क्या बोल दोगे कि गर्भाशय कुतिया के अंदर किस आकार का होता है, तो कुतिया के अंदर वी आकृति नुमा गर्भाशय होता है, ठीक है। आप बोल दोगे कुतिया के अंदर कैसा आकार का है, वी की आकृति जैसा है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया अपना, ये पढ़ने पढ़ लिया गर्भाशय कि किस किस आकार का होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है। और बाइपार्टाइट, बाइकोर्नुएट सब अपन ने पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे अपन, अगला सर्विक्स, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, गर्भाशय ग्रीवा बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ट्यूबुलर संरचना होती है, क्या है, एक ट्यूबुलर संरचना है। ट्यूबुलर संरचना कैसे होती है बेटा, ये ऐसे होता है, इसके आगे तो क्या हो जाता है, इधर तो क्या हो जाता है, गर्भाशय हो जाता है, ठीक है। इधर क्या हो जाता है, योनि, योनि और गर्भाशय के बीच में तो क्या पाई जाती है बेटा, ये अपनी योनि और किस किस के बीच में पाई जाती है, गर्भाशय के बीच में पाई जाती है सर्विक्स। तो ये क्या हो गई, सर्विक्स हो गई। अरे बेटा ये लिख नहीं पा रहे इसको, तो इधर लिख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, सर्विक्स। अब जो इसके गर्भाशय की साइड का हिस्सा होता है, गर्भाशय की तरफ का हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल ओस, ठीक है। इस वाले हिस्से को, क्यों, गर्भाशय की तरफ है, अरे आपने सुना होगा एक्सटर्नल ओस, इंटरनल ओस, तो ये क्या है कि गर्भाशय की तरफ कौन सी होती है, एक्सटर्नल ओस होती है इसकी तरफ, गर्भाशय की तरफ क्या होगी, एक्सटर्नल ओस, वो इंटरनल ओस, नल ओस। क्योंकि इंटरनल मतलब क्या, गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय तो अंदर होता है, योनि तो क्या है, बाहर की साइड है, तो बाहर वाली को क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल। और गर्भाशय की अंदर की साइड है, अंदर को क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल। तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं बेटा, इसको तो वैसे ही याद हो गई है, तो वैसे ही समझ में आ गई। दूसरा क्या, योनि की तरफ, तो योनि की तरफ जो भाग है ये, इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल ओस। तो गर्भाशय वाला हो गया, उसको बोल दिया अपन ने इंटरनल, और योनि की तरफ हो गया, उसको क्या बोल दिया अपन ने, एक्सटर्नल ओस बोल दिया उसको अपन ने, ठीक है। तो ये हो गए दो भाग। अब अपने को इसके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, किसके, सर्विक्स के। सर्विक्स क्या है, कार्य करती है, वो पढ़ेंगे। एक तो क्या करती है, अपन क्या करते हैं जब एआई करते हैं तो क्या करते हैं, आधा सीमन छोड़ देते हैं कई बार, किसमें, अरे बेटा सर्विक्स के अंदर आधा छोड़ देते हैं गर्भाशय के अंदर। यह क्या होता है, नेचुरल होता है ना, जब नेचुरल सेक्स होता है तो क्या होता है, कई बार अपने नेचुरल सेक्स के अंदर योनि के अंदर शुक्राणु छोड़ देता है। कौन, मान लो सांड है, किसके अंदर सेक्स करेगा तो क्या कहाँ छोड़ेगा शुक्राणु, योनि के अंदर। तो फिर क्या होगा, वो शुक्राणु के किसके थ्रू जाएंगे, सर्विक्स के थ्रू जाएंगे, तो सर्विक्स में उनका संग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो क्या कार्य हो गए, क्या कार्य हो गया इनका, सर्विक्स का कार्य क्या क्या हो गया, क्या क्या सर्विक्स काम करती है। तो पहला क्या, शुक्राणु का संग्रहण सर्विक्स में होता है, पहला कार्य तो क्या हो गया इसका, अपन क्या लिख देंगे कि शुक्राणुओं का संग्रहण सर्विक्स में होता है, ठीक है। पहला कार्य तो क्या हो गया, शुक्राणु का संग्रहण हो गया। दूसरा क्या बेटा, जब गर्भ, आपको पता है कि तो क्या प्रेग्नेंट हो गया एनिमल, तो उसमें क्या होता है, एक सर्वाइकल सील बन जाती है। वो सर्वाइकल सील क्या करती है, उसको
अंदर इन्फेक्शन नहीं जाने देती, या सिर्फ हीट के दौरान, जब हीट में आता है एनिमल उसी दौरान क्या होती है, सर्विक्स खुली रहती है, उसके अलावा सर्विक्स क्या रहती है, बंद रहती है। तो बंद रहती है तो क्या होगा, इन्फेक्शन को अंदर जाने ही नहीं देगी, तो क्या हो गया, इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकती है, इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकती है। दूसरा क्या हो गया, इन्फेक्शन को अंदर जाने नहीं देगी, और गर्भधारण के समय सर्वाइकल सील का निर्माण करती है। जब गर्भधारण हो जाएगा ना एनिमल के अंदर, तो एक सील बन जाती है, ठीक है, वो क्या होगी, वो भी इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देगी। तो तीसरा काम क्या करती है, गर्भधारण के समय सर्वाइकल सील का निर्माण करती है। क्या कर देगी, सर्वाइकल सील का निर्माण कर देगी। उससे क्या होगा, उससे इन्फेक्शन अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और लास्ट काम क्या, इसका एक चीज और बच जाती है, सर्वाइकल रिंग होती है। आपने सुना होगा कि सर्विक्स में क्या होती हैं, रिंग पाई जाती हैं, उनको क्या बोल देते हैं अपने, सर्वाइकल रिंग या सर्वाइकल फोल्ड बोलते हैं उनको। बेटा रिंग रिंग संरचना होती है, जब अपन गन पास करते हैं ना गाय भैंस के अंदर, तो क्या होगा, ऐसे लगता है ना कि जैसे कोई रिंग सी अटक रही है, तो क्या होती है, उसके अंदर सर्विक्स के अंदर रिंग नुमा करती होती है, तो क्या होता है, सर्विक्स में फोल्ड पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, सर्वाइकल रिंग बोल देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, कि सर्विक्स में फोल्ड पाए जाते हैं। अब फोल्ड कौन कौन से जानवरों में पाए जाते हैं बेटा, जो रूमंथी जानवर है या ऊंट है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाएंगे फोल्ड, एक तो रूमंथी जानवरों में, और एक इसमें ऊंटनी में। बेटा ऊंटनी और रूमंथी जानवर दोनों के अंदर क्या होता है, ये सर्वाइकल फोल्ड पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि सर्वाइकल फोल्ड या सर्वाइकल रिंग किसमें पाई जाती है, तो आप गलत मत कर देना भाई। क्या कर दोगे आप, रूमंथी जानवर मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी और क्या ऊंटनी, इनके अंदर क्या पाई जाएगी, सर्वाइकल रिंग। और अपना देखो आखिरी भाग बच गया, वो क्या है, योनि वेजाइना, या उसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। तो इसके बारे में तो एक ही चीज उपयोगी है बेटा, ये क्या है, ये समागम में उपयोगी है, समागम में उपयोगी है। समागम क्या बोलते हैं, अपना सेक्स क्रिया होती है उसमें समागम में उपयोगी अंग है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि समागम में उपयोगी अंग कौन सा है, तो अपना योनि भाग है, या इसको क्या बोलते हैं अपन, बर्थ कैनाल। तो ये क्या हो गए, ये अपना क्या हो गया, अंग कौन से, मादा जनन अंग पूरे हो चुके हैं। इसमें आप सारा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप सारी पढ़ गया ना। और बाकी अपना जो अगला चैप्टर है वो अपन लेके आएंगे अगली क्लास में। आप यहीं तक इसको अच्छे से समझ के आना, अच्छे से पढ़ के आना, और हमारी नाम रोशन करना बेटा, ठीक है। धन्यवाद भाई।